नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बात बहुत खास है इसलिए क्योंकि हमारे साथ जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो शख्सियत है, वो बहुत खास है। वो है कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद लोकसभा के इमरान मसूद। इन्हें कई बार, अगर आप सहारनपुर के नहीं भी हैं तो भी, अनेक विषयों पर बात करते, अपनी मजबूत राय रखते, कांग्रेस की तरफ से बात करते देखा होगा। लोकसभा में विषयों को उठाते सुना होगा। आज हमारे साथ है तो दिल खोलकर बात होगी। वो तमाम सवालात जो आपके जहन में है वो इनके सामने रखे जाएंगे और इनसे उतने ही ईमानदार उत्तर लिए जाएंगे जितने की आपको उम्मीद है। स्वागत है आपका जी, शुक्रिया। अच्छा, दिल्ली में कैसे आप अभी घर पे कैसे आराम से बैठे हुए? बाहर का AQI 350 से ऊपर है। आप देखिए, क्या करें, पार्लियामेंट चल रही थी। पार्लियामेंट में जहाँ मुझे हैदराबाद जाना था, हैदराबाद की फ़्लाइट नहीं मिल रही है। फ़्लाइट के टिकट्स इतने हाई हैं और सीधे डायरेक्ट फ़्लाइट ही नहीं है कोई हैदराबाद के लिए। 13 घंटे की फ़्लाइट है हैदराबाद के लिए। तो हैदराबाद का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, इसलिए बैठा हूँ। तो ये मास्क जो है उसकी जरूरत खाली पार्लियामेंट के कैंपस में थी या घर पे भी पड़ती है? नहीं, कैंपस की और उसकी बात नहीं है। देखिए, मास्क जो है, अभी हालात इतने ख़राब हैं, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया और हमें ज़्यादा महसूस होता है चूँकि हम लोग फुटहिल से आते हैं, तो हमें ज़्यादा महसूस होता है। कुछ लगा आपको कि इन बातों को कहने का कोई फर्क है गवर्नमेंट के ऊपर? देखिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेने चाहिए। गवर्नमेंट को जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे के ऊपर बिना इस फर्क के कि कौन सरकार में है कौन नहीं है, एक्शन होने चाहिए और वो दिखने भी चाहिए। इमरान भाई, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आता है कि अगर फर्ज करिए आप हुकूमत में होते, आप सरकार में होते, आप चला रहे होते सरकार, और ये प्रोटेस्ट आपके सामने कोई और कर रहा होता, ये कह रहा होता कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, हमारे फेफड़े, हमारे बच्चों बुजुर्गों के फेफड़ों को नुकसान हो रहा है, सही बात, आप क्या करते, क्या एक्शन? देखिए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है वो औद्योगिक इकाइयों से आता है। औद्योगिक इकाइयों के ऊपर प्रदूषण के मानक पूरे नहीं हो रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उद्योग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पॉल्यूशन को या प्रदूषण को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें। मैं सिर्फ हाई कोर्ट के एक जज साहब का सुन रहा था कि भाई, पराली के ऊपर आप किसान पर आरोप लगाते हो, तो पराली तो कोरोना में भी जल रही थी। फसल तो कोरोना में उठी, कोरोना में भी जल रही थी। तब तो AQI बिल्कुल साफ था जी। तो कारण बिल्कुल साफ है। AQI के बहुत सारे कारण हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो फैक्ट्रीज जिनकी आप बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या ये 2014 के बाद से फैक्ट्रीज लगी हैं? नहीं, ये तो कहना खैर बेमानी होगा। ये तो खैर, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी के साथ बात करता हूँ जी। लेकिन इसके ऊपर कड़े कदम उठाने के लिए 10 साल बहुत होते हैं। आपको लगता है कुछ नहीं हुआ इस सिलसिले में? एकदम ही जीरो है सब कुछ? रिजल्ट नहीं आ रहा है। हुआ होगा, रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। रिजल्ट तो आए ना। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। देखिए, रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। अब जमुना जी का पानी आप देखिए कितना प्रदूषित है। हाँ, बार बार आप कहते हैं, ड्रामा कर देते हैं, चारों तरफ एक पौंड सा बना के साहब देखिए अब इसमें पानी पीने का कोई, पानी पीना तो छोड़ दीजिए, सूंघ नहीं सकते आप। पीने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं, इस मुल्क में बहुत सारी दिक्कतें हैं जी। एक एक चीज जो मुझे समझ में आती है वो है ध्रुवीकरण। ये बहुत ही दुखद है कि आप राजनीतिक मफाद के लिए लोगों को मंदिर और मस्जिदों में उलझा रहे हैं। देश के विकास की बात ही नहीं होती, मंदिर और मस्जिद पे चर्चा हो रही है। मंदिर में जाना है जाएं, मस्जिद में जाना है जाएं, ये व्यक्तिगत मामला है। धर्म आप कौन सा पालन कर रहे हैं, संविधान ने आपको आज़ादी दी है, उसके ऊपर तमाशे क्यों कर रहे हैं? अभी वो बंगाल में चल रहा है, वो तमिलनाडु के अंदर कर दिया। तमिलनाडु में तो कुछ है ही नहीं, वो जबरदस्ती खींचने की कोशिश हो रही है। वहाँ तो कुछ है ही नहीं। तमिलनाडु, बंगाल, हर जगह आप ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। लेकिन लेकिन इमरान भाई, आपने बड़ी सख्त प्रतिक्रिया भी दी है हुमायूं कबीर के बयान पर। आपने ममता जी से एक्सपेक्ट किया है कि वो इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन ले। मैं बिल्कुल समझता हूँ, ये एकदम रीजनेबल बात है आपकी। लेकिन इमरान भाई, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात तो शायद इससे कहीं आगे है। बात हर उस बात को छेड़ने की है जिसका ताल्लुक लोगों के जज्बात से, इमोशन से। मैं यही बात कह रहा हूँ ना कि आप राजनीति के लिए मासूम लोगों को निशाना बना रहे हो।
किसी नेता के बच्चे को भी कभी जेल जाते हुए देखा है क्या, हम्म, या लाठी खाते हुए देखा है? हम्म, लाठी तो आम आदमी का बच्चा खाता है, जेल आम आदमी का बच्चा जाता है, और वो बेचारे परेशान होते हैं, बाद में उनकी समझ में आता है। हम्म। तो पहले ही समझ जाओ ना, इन लोगों को जो करने वाले हैं इनको समझ जाओ, मत करो इनके बहकावे में आकर ऐसी हरकतें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वाजिब बात है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जिहाद मुल्क के लिए होता है, अभी आपका रिसेंट एक स्टेटमेंट था और आपने मदनी साहब के बयान का इस मामले में समर्थन किया था, तो आपको नहीं लगता कि इसका मैसेज वो जाता है जो आपके राजनीतिक विरोधी चाहते हैं? देखिए, जिहाद जो है बहुत पाक शब्द है, हाँ। और वो मुल्क के लिए होता है, उसका इस्तेमाल आप गलत तरीके से कर रहे हो। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, आप क्यों कर रहे हो? जिहाद तो मुल्क के लिए होता है, मुझे तो इतना ही पता है। मैं तो इस्लामिक तालीम की बात करता हूँ। जो इस्लाम की तस्वीर लोग दिखाते हैं वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम के अंदर नहीं है आतंकवाद, बहुत शांत मजहब है, उसमें आतंकवाद का कोई जगह ही नहीं है। आप उसको आतंकवाद से जोड़ दोगे, झगड़े वहां तेल के हैं, झगड़े वहां सत्ता के हैं, वो आतंकवाद के साथ जुड़ जाएंगे, तो वो आतंकवाद नहीं है, वो अपने उनके झगड़े हैं, उसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है, उसका इलाज गोली है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इमरान भाई, करते तो ये सब लोग इस्लाम के नाम पर ही हैं। ये कहते हैं हम इस्लाम की ग्लोरी वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो हिंदुत्व के नाम के ऊपर देश में किया गया, जिस धर्म के अंदर एक चींटी मारना पाप हो, आप सड़क पे कर चलते हुए इंसानों को मारते हो, धर्म का नाम, वो धर्म थोड़ा ही है, वो धर्म नहीं है। आपको यकीन है कि ये जो आतंकवादी तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनका आम मुसलमान पर कोई प्रभाव नहीं? कोई प्रभाव नहीं है, इनसे क्या लेना देना है, इनके अपने मसले हैं, डकैत हैं। तो फिर एक डॉक्टर कैसे इस तो डॉक्टर भी उसका पार्ट बन गया, वो भी डकैत है। लेकिन ये चिंता की बात नहीं है? हाँ, चिंता की बात है, चिंता की बात निश्चित रूप से है। जो आदमी इतना क्वालिफाइड हो, मैं तो ताज्जुब में हूं कि पढ़ा लिखा आदमी कैसे गलत बयानी कर सकता है और कैसे ऐसे रास्तों को इख्तियार कर सकता है। जी, मुझे पता चला कि वो इतना अच्छा स्कॉलर स्टूडेंट रहा अपनी स्टूडेंट लाइफ में कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे वो उसके लेक्चर के लिए तरसते थे कि वो अगर हमें लेक्चर दे तो शायद हमें कॉन्सेप्ट बेहतर क्लियर। देखिए, मैं तो उसे अच्छा मानता नहीं जो उसने हरकतें की हैं, उसमें कहीं भी अच्छा ही नहीं है। उस पढ़ाई का क्या फायदा जिस पढ़ाई से आप विध्वंस की तरफ जा रहे हो? तो फिर इसके लिए जो मुख्य धारा के जो पढ़े लिखे संभ्रांत प्रभावशाली मुसलमान हैं, अच्छे ओहदों पर हैं, मसलन आपका भी उदाहरण दिया जा सकता है, वो इस जहनियत को काबू करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, लगातार बोलना ही है, यही काम कर सकते हैं हम। मैं लगातार बोलता हूं, सांप्रदायिकता जहर है, नफरत किसी भी रास्ते का इलाज नहीं है। नफरत से नुकसान ही होगा, नफरत से कभी फायदा नहीं होता है। और नफरत बढ़ती जा रही है, नफरत बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है, नफरत बढ़ा रहे हैं, नफरत जड़ों में पहुंचा दी है। तो इस दौर में जब नफरत इतनी बढ़ गई है, आपके लिए सियासत करना तो बहुत मुश्किल हो चला है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहते हैं मैं नफरत के खिलाफ हूं। देखिए, ऐसा नहीं है, सब रास्ते हैं, हम लोग अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, देखिए कौन सरअंदाज होता है ज्यादा। वो अपनी बात कह रहे थे, आप अपनी बात कह रहे थे, और बिहार की पब्लिक ने आपको 6 MLA दिए। ये तो लोगों के हाथ में, अब SIR कराओगे तो यही होगा। 67,000 वोट आपने काट दिए, 20 लाख कह रहे हो कि मृतक थे, कुछ उसके अंदर डुप्लीकेट थे, बाकी जो 35-40 लाख लोग हैं वो कहाँ हैं? उतनी से तो रिजल्ट प्रभावित हुआ है, वो कहाँ है? लेकिन वो तो हुए चला जा रहा है, फिर है कहाँ? वो है कहाँ? हम इसीलिए तो लड़ रहे हैं, और क्या है? हम देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम देश में संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इमरान भाई, मेरा सवाल यही है कि ये जो लड़ाई है आपकी, आपने बिहार में भी विरोध किया, वोटर अधिकार यात्रा निकाली, SIR की जो खामियां थी उसको लेकर आप नहीं मतलब लोग सुप्रीम कोर्ट गए और मैं भी गया हूं, ने सुनवाई की। मेरी सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है, ओके, चल रही है। तो इसके बावजूद जो आप कर सकते थे, आपके अख्तियार में था, वो सब आपने किया, बावजूद इसके SIR हुआ, बावजूद उसके वो चीजें हुई जो आपके। देखिए, जो हम लोग कर सकते हैं वो सब करेंगे। कम से कम इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास में ये नहीं आएगा कि हमने प्रयास नहीं किया। हमने ईमानदारी के साथ प्रयास किया, अपने आखिर दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। इतिहास की बात आपने की तो अभी अभी माननीय रक्षा मंत्री जी ने, आपका बयान भी आया उस पर, उन्होंने कहा कि नेहरू
सरकारी फंड से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। और ये अकेला बयान नहीं है, लगातार इस पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कोई आम आदमी नहीं थे। प्रधानमंत्री की कही हुई हर बात दस्तावेज होती है। जी बेशक, जो भी वो कहेंगे वो मौखिक कहें या लिखित कहें, वो दस्तावेज होती है। तो कोई दस्तावेज तो है नहीं उनके पास, किसी ने अपनी जीवनी में लिख दिया। अब किसी ने अपनी जीवनी में क्या लिख दिया, किसी ने तो अपनी जीवनी में भी लिख दिया था कि इनके एक नेता जो है बुलबुल पर बैठ करके बेंगलोर आए थे। अब कोई लॉजिक है उसका? नहीं है। बुलबुल के ऊपर कोई बैठ के जा सकता है? नहीं लॉजिक है। हाँ, सरदार पटेल ने इनको बैन किया था। ये सरदार पटेल ने जब बैन किया था वो लिख करके बैन किया था, और जो कुछ उन्होंने उसमें लिखा था, और सरदार पटेल जिंदा रहते तो ये पैदा ही ना होते, ये खत्म हो गए होते। वो तो नेहरू जी थे जिनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा कि देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को हम इसके अंदर हिस्सेदारी देंगे, देश के विकास के अंदर। उन्होंने बड़ा दिल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने साथ शामिल किया। वो उस हृदय के आदमी थे जो सबको समावेश करना जानते थे। उन्होंने इनके ऊपर से बैन हटाया। उनकी सहृदयता को आज ये बता रहे हैं। उन्हीं का ब्लूप्रिंट था कि आज देश यहां खड़ा हुआ है। आज एयरपोर्ट पे मारामारी हो रही है, एयर इंडिया तो उन्होंने बनाया था जी, आपने बेच दिया। विकसित भारत का सपना देख रहे हो, अपनी एयरलाइन नहीं है तुम्हारे पास। अगर दम है तो करो इंदिरा जी की तरह, जैसे एक रात के अंदर साहूकारों को ठीक करने के लिए उन्होंने बैंकों का निजीकरण खत्म कर दिया था। सारे एयरलाइन का अधिग्रहण करो, चलाओ देश की एयरलाइन। 80,000 रुपए किराया, हैदराबाद जाना था, बैठा हूं मैं यहां। 80,000 रुपए किराया, वो भी 13 घंटे की फ्लाइट। कहां खड़ा कर दिया देश को भाई? ये बताइए इमरान भाई के नेहरू जी की आपने बात की, इतिहास की बात की। आए दिन बीजेपी के तमाम टॉप लीडर्स, ऐसा भी नहीं कि कोई छोटे लीडर्स, इतिहास पे बात करते हैं, इतिहास के सब्जेक्ट्स उठाते हैं, नेहरू जी को, इंदिरा गांधी को घेरते हैं, और इस तरीके से घेरते हैं कि पब्लिक के बीच में ये मैसेज जाए कि इनके फैसले मुल्क के हितों के खिलाफ थे। इनके फैसलों की वजह से ही मुल्क बना था। आपने क्या किया? जितने पीएसयू बनाए थे सब बेच दिया आपने। प्रति व्यक्ति कर्ज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के आदमी पर कर दिया। आपने क्या किया? 10 साल के अंदर कहां खड़ा कर दिया? आप तो दुगना करने का वादा आए थे कर कि आय दुगना करेंगे लोगों की। हाँ, डॉलर दुगना करने जा रहे हो। डॉलर हो रहा है दुगना, 90 रुपए के ऊपर पहुंच गया। जब आप बोलते थे कि साख गिरती है जब रुपया गिरता है, तो ये रुपया तो आपके राज के अंदर 1/3 से ज्यादा गिर गया, आपके ही राज में। पार्लियामेंट में डिबेट मांगी आप लोगों ने इस टॉपिक पर, लगातार नोटिस देते हैं, सुनवाई नहीं है। पार्लियामेंट में सुनवाई नहीं है, इलेक्शन कमीशन आपकी बात सुनता नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आपकी अर्जियां पेंडिंग है, फिर कैसे काम चलेगा? चुनाव कैसे जीतेंगे आप? देखिए, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु कोई करेंगे। उनके काम में आप कैसे हाथ बटाएंगे? ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, ये काम कर तो रहे हैं जागरूक करने की, लोग समझ जाएं। लोगों को आप कैसे जागरूक कर रहे हैं? अभी अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक घर घर जाकर अपने बात को 100 वर्ष पूरे होने पर पहुंचाने का एक कैंपेन चलाया हुआ है। मेरे घर भी आए थे लोग, एक पुस्तक छोटी सी दे के गए, उस पर डॉक्टर हेडगेवार की फोटो बनी, वो पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन उन्होंने बताया कि 100 साल पूरे हो गए। इस सिलसिले में हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने क्या किया। क्या किया? जो कुछ जब 1925 में आपका जन्म हुआ, 1947 तक आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। आप वंदे मातरम के ऊपर आज महिमा मंडन कर रहे हो। जब वंदे मातरम गाने पर लाठी पड़ती थी, तब आपने वंदे मातरम गाया नहीं, आपने जनगण को माना नहीं, तिरंगा आपने फहराया नहीं, संविधान को आप कहते थे ये अंग्रेजों का है। ये बताओ ना। ये कौन बताएगा? आपका कार्यकर्ता हम बता रहे हैं ना। घर अब घर ये नहीं बता रहे। देखिए, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपके माध्यम से बोल रहा हूं, लोगों को समझ में आएगा। उठाइए 1925 से और 1947 के बीच में आरएसएस का किसी आंदोलन में कोई हिस्सेदारी रही हो तो बता दें। कोई हिस्सेदारी? जो नेता जेल गए थे वो माफिया लिख करके बेचते थे। 60 रुपए की पेंशन के ऊपर बाहर आए थे माफी लेकर के। जब कलेक्टर की तनख्वाह 24 रुपए थी, जब वो 60 रुपए पे बाहर आए थे। तो बताइए ना, ये तो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। जो आप बोल रहे हो उसके तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसके सबूत हैं।
मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्या घर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको लोगों से सीधी बात में उन तक नहीं पहुंचा सकते? देखिए, सीधी बात लोग भी समझ में आ रही है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये राजीव जी की देन है, ये राजीव जी का सपना था, ये है कांग्रेस, ये है कांग्रेस। संचार क्रांति देश के अंदर राजीव गांधी लेकर आए थे। जब राजीव गांधी कंप्यूटर की बात करते थे उनका मजाक उड़ाते थे। आज कंप्यूटर के बिना जिंदगी नहीं है, यह है राजीव गांधी की सोच। एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को भी दूं, आपको भी दूं। सुबह सुबह मैं वॉक करता हूं, कुछ लोग इकट्ठे थे, चर्चा हुई, उनमें से कुछ ने ये बात कही जो आपने कही कि राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए थे। मुझे अचानक वो वाकया याद आया, और उनमें से कुछ का ये भी कहना था कि वो विजनरी व्यक्ति थे। हाँ, उन्होंने 21वीं सदी का सपना देखा था। मैं तो नए नए पॉलिटिक्स में देखना शुरू किया था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, जब उन्होंने 21वीं सदी के बात कही थी तो लोग मजाक उड़ाते थे। उस व्यक्ति का मुकाबला करेंगे। लिबरलाइजेशन जो नरसिम्हा राव जी ने लागू किया था, वो ब्लूप्रिंट राजीव जी ने तैयार किया था। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। उस लिबरलाइजेशन की देन है कि आज आप लोगों के पास ये गाड़ी घोड़ा मोबाइल इस तमाम चीजें हैं। ये राजीव गांधी का ब्लूप्रिंट है, इनका थोड़ी ना है। उसी बातचीत में उन्हीं लोगों ने मुझसे कहा कि हमारे पास सालों से कोई कांग्रेस का वर्कर नहीं आया। ये वो लोग हैं जो राजीव गांधी के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रहे थे, मान रहे थे। उनके ये शिकायत थी कि कांग्रेस का कोई वर्कर इस नोएडा जैसे, दिल्ली एनसीआर जैसे महानगर में उनके पास सालों से नहीं। ये थोड़ा सा है कमी, देखिए अभी है, अब दूर कर रहे हैं इसको। लेकिन अभी तो अगर आपके पास नहीं आया तो आप ही कांग्रेस का वर्कर बनिए ना। मैं तो ऐसे लोगों से अपील करना चाहता हूं, देश के अंदर माहौल बदलना है तो बदलने के लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। आप ही कांग्रेस के वर्कर बनिए। आपको लगता है कि ये स्टेज आ गई है कि आम आदमी इतना अप्रोवोक्ड हो जाए इन हालात से, इतना तंग आ जाए कि वो भी एक अपोजिशन की तरह काम करे? रास्ता ही नहीं है इसके अलावा, रास्ता ही नहीं है इसके अलावा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। निकट भविष्य में कितना ये मुमकिन रहेगा? देखिए, अभी आज की डेट में कुछ कह पाना मुझे नहीं लगता, लेकिन अब समय आ गया है कि लोगों की समझ में आ रहा है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, इंडिया अलायंस नाम का कोई गठबंधन अभी अस्तित्व में है? मतलब मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और जो आने वाले स्टेट्स के इलेक्शंस हैं उनके लिहाज से पूछ रहा हूँ। देखिए, इंडिया गठबंधन का जो फॉर्मेशन हुआ उसके अंदर मैं वो नहीं हूं, मैं तो एक सिपाही हूं पार्टी का, एक छोटा सिपाही हूं। तो उसके बारे में मैं कुछ कहूं, मेरे ख्याल से ये बेईमानी होगी। तो मैं उम्मीद करूं कि उत्तर प्रदेश में आप वैसे ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे जैसे आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी के साथ। ये भी बहुत जल्दबाजी है। विधानसभा और लोकसभा दोनों के समीकरण अलग होते हैं। विधानसभा लोकसभा के अंदर दोनों के पैटर्न अलग होते हैं। देखिए क्या होगा। पंचायत का चुनाव अलग क्यों लड़ रहे हैं? इसी वजह से। अब पार्टी को खड़ा करना है तो हमें करना तो पड़ेगा ना, पार्टी को खड़ा करना है। कांग्रेस अपने बूते पर कब तक ताकत में आ जाएगी हिंदी हार्टलैंड में? जिस दिन लोगों की समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस के बिना चलेगा नहीं काम, तो जल्दी आने वाला है समझ में। ऐसे टेक्नोलॉजी के जरिए बात करके? हाँ, क्यों नहीं, ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, वरना पूरा कैप्चर कर लिया मीडिया। तो मीडिया में कौन, आप बोलते रहिए, कोई बात जाती ही नहीं। अगर ये ना होता तो लोग जाति ना इससे परेशान है। इसीलिए आप देखते हैं कि जरा सा भी कोई चैनल चलता है उसे रोक देते हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं। एक बात, बल्कि दो बातें, इसी के साथ मैं बात भी खत्म करूंगा, बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, आपने कीमती वक्त दिया है अपना। जितना सांप्रदायिकता इस देश के लिए और समाज के लिए घातक है, उतना ही जातिवाद भी घातक है। और जब कोई ये कहता है कि जाति के आधार पर ये काम किया जाए या फलाना जातियों की तादाद ज्यादा है उनके न्याय के लिए ये काम किया जाए, तो इससे समाज में और जातिवाद को आधार बनाकर एक तनातनी फैलती है। देखिए, जब आप किसी के साथ नाइंसाफी करेंगे तब क्रांति की शुरुआत होगी। देश के अंदर रहने वाले 90% लोग गुलामी कर रहे हैं और 10% लोग राज कर रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने में बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। लेकिन जब 10% लोग राज करें और 90% गुलामी करें तो कभी ना कभी तो फूटेगा। तो उससे पहले ही हमें समझना चाहिए।
तो उसको संभालने के लिए तो एक बहुत बहुत व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है। व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, लोगों को उनकी हिस्सेदारी देनी चाहिए। आरक्षण की सीमा बढ़ाकर, आरक्षण ही थोड़ी वो है, बहुत सारी चीजें हैं, केवल आरक्षण नहीं है। आप बताइए, आरक्षण को आप धीरे धीरे खत्म कर रहे हो। आपने शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ ही ना सके। वो पढ़ेगा नहीं तो कंपटीशन में कहां से आएगा? जब वो पढ़ेगा नहीं तो कंपटीशन में कहां से आएगा? तो गुलामी हो गई ना। आप तो गुलामी करा रहे हो। पंडित नेहरू ने यह सपना देखा था, बड़े बड़े संस्थान कायम किए थे, वैज्ञानिक सोच पैदा की थी देश के अंदर। आप बुलबुल के ऊपर बैठा कर आदमी उड़ा रहे हो। बुनियादी फर्क है। लेकिन आपने और उनमें एक बुनियादी फर्क और है। आप कहते हैं कि वो नाम बदलने की राजनीति करते हैं, और मैंने देखा कि नाम बदलने की डिमांड आपकी तरफ से भी आई, सहारनपुर का और नहीं, देखिए, मैं तो जब सहारनपुर का नाम, सहारनपुर मैंने कहा था कि शाकुंभरी देवी बहुत बड़ा धर्म स्थान है, उसके नाम पर कर दें। मौलाना हुसैन अहमद मदनी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं, उनके नाम पर कर दें। तो यही डिमांड थी और कुछ नहीं थी। तो इसकी भी क्यों हो, जब जो चीज काफी मशहूर हो चुकी है, लोगों के जहन में बस चुकी है। रेलवे स्टेशन की बात की थी मैंने, शहर की बात नहीं की थी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपके नाम बदलने का रेलवे स्टेशन का नामांकन कर दे, मैंने रेलवे स्टेशन का कहा था। शुक्रिया इमरान भाई, आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।